दोस्तों वो आज प्रस्तुत है लखामल का प्रेत। एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। नरोत्तम नगर राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पैदावार नहीं हुई। राज्य के चारों ओर अकाल फैल गया। प्रतिदिन चारों ओर भयंकर समाचार आने लगे। अपने राज्य की दुर्दशा देख राजा त्रिभुवन सिंह बुरी तरह परेशान थे। राज्य के चारों ओर हाहाकार हो रहा है। भूख प्यास से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा अकाल की भीषणता को कैसे निपटा जाए। त्रिभुवन सिंह राज्य में पड़े अकाल से तो परेशान थे ही, उस पर एक और उस पर एक दिन उचित मौका देखकर पड़ोसी देश मंगलपुर की सेना ने नरोत्तम नगर पर हमला कर दिया। सैनिक को आगे बढ़ो और नगर पर आक्रमण कर दो। ओह, अब क्या होगा। हम तो हमारे राज्य में पहले ही अकाल के रूप में किस्मत की मार पड़ी थी, अब यह असामयिक हमला। क्या अकाल और भूख प्यास से पीड़ित सैनिक इस खाली पेट दुश्मनों की सेना से लड़ना ठीक होगा। इससे सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। मरता न क्या करता। त्रिभुवन सिंह मंगलपुर की विशाल सेना के साथ अपनी सेना से लड़ने का आदेश देना पड़ा। और मंगलपुर की सेना बहुत विशाल थी और नरोत्तम नगर की सेना की अपेक्षा में उसके सैनिक हट्टे कट्टे थे। फिर भी त्रिभुवनपुर की सेना ने दुश्मन को डटकर मुकाबला किया। लेकिन त्रिभुवनपुर ने एक दिन खोटे थे। उसे युद्ध के मैदान से भागकर जुगल जंगल में शरण लेनी पड़ी। मंगलपुर क्या राजा जयदेव सिंह की नज़रों से बचकर रहने मंगलपुर राजा के जयदेव सिंह की नज़रों से बचकर रहने के लिए ही वन सर्वोत्तम उपयुक्त होगा। अतः त्रिभुवन सिंह ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ जुगलपुर के मुद्रा नदी के किनारे रहने लगे। पिताजी महाराज की मृत्यु के पश्चात नरोत्तम नगर का राजा काज संभालते ही हमें इतनी सिर देश छोड़कर एक दिन देखने पड़ेंगे, इस बात की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और इधर नरोत्तम नगर की कब्जा लिया जयदेव सिंह अति प्रसन्न था। हमारी योजना वशीभूत हो गई। राजनीतिक नौसिखियों का वह अनुभवहीन राजा त्रिभुवन सिंह हमारे डर कर अज्ञात स्थान पर जा छिपा। अब नरोत्तम नगर पर हमारा राज होगा। अब यह सिंहासन हमारा है। इधर त्रिभुवन सिंह वन में साथियों के साथ कंदमूल खाकर अपने पानी पीकर बहुत कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन मुद्रा नदी में अनिष्ट ऋषि स्नान कर रहे थे। अभिष्ट ऋषि, इस युग के मुख से यह तेजस्वी तेज कौन है। ये झोपड़ी किसकी है। पहले तो इस स्थान पर कोई नहीं रहता था। नदी में स्नान करते हुए अभिष्ट ऋषि त्रिभुवन सिंह के पास पहुँचे। आइए ऋषिवर, गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। वत्स, कौन हो तुम और तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ। ऋषिवर, मैं आपकी अपना परिचय अवश्य दूंगा। पहले कुटिया में चलकर गरीब की आतिथ्य सत्कार स्वीकार कीजिए। ठीक है वत्स, तुम्हारा आतिथ्य संस्कार अवश्य करेंगे। और त्रिभुवन सिंह आदर सहित अपनी कुटिया में ले गया और कंदमूल खिलाकर ऋषि का संस्कार किया। ऋषि और आपको खिलाने के लिए इस गरीब के पास कंदमूल के अलावा कुछ नहीं है। वत्स, प्रेम से खिलाया गया कंदमूल मेवा मिष्ठान से भी अधिक मीठा और रुचिकर होता है। तत्पश्चात त्रिभुवन सिंह अभिष्ट ऋषि को बताया, ऋषि और मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। मैं नरोत्तम नगर का राज्य का अध्यक्ष राजा हूँ। ओह, हमारा अनुमान ठीक निकला। तुम राजसी परिवार की हो, लेकिन नरोत्तम नगर के राज्य तुम्हें किसने छीना। त्रिभुवन सिंह ने अनिष्ट ऋषि को मंगलापुर राज्य के राजा जयदेव सिंह के आक्रमण के बारे में विस्तार से बताया। सारी बात जानकर, ओह, तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ त्रिभुवन सिंह। ऋषि और अब
इस आस से जी रहा हूँ कि किसी प्रकार खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, ताकि पुनः ताकि मैं पुनः स्वाभिमान से जी सकूँ। त्रिभुवन सिंह, गया हुआ राज्य क्या इस प्रकार वापस करता है? तुम कायरों की तरह भांति वन में मुंह छिपाकर बैठे हो रिसीवर, इसलिए इसके सिवाय मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मैं क्या कर सकता था? त्रिभुवन सिंह, एक बार हार गए तो सदा के लिए हार न मानो। पुनः नए सिरे से युद्ध की तैयारी करो और जयद्वीप को ललकारो और अपने राज्य को वापस छीनो। क्या यह संभव रिसीवर? अवश्य वत्स, तुम विधि बनो, ऐसी मेरी कामना है। जल्दी ही अपने बचे कुचे सैनिकों को इकट्ठा करो। जो क्या रिसीवर। कुछ देर बाद राजा झोपड़ी में रहने के बाद सैनिकों को अपनी दृष्टि के सामने थे। त्रिभुवन सिंह, मैं तुम्हारे सैनिकों और तुम्हें अमृत रस पिलाने जा रहा हूँ। इस अमृत रस को पीकर तुम अजय अमर हो जाओगे, साथ ही अपार शक्ति के स्वामी भी बन जाओगे। अमृत रस के साथ साथ तुम लोग के लिए मायावी घोड़े, रथ, अस्त्र शस्त्र इत्यादि वस्तु का प्रबंध भी करूँगा। मायावी वस्तुओं से युक्त होकर तुम मुट्ठी भर सैनिक के द्वारा राजा जयदेव की विशाल सेना को परास्त कर अपना राज्य वापस ले सकते हो। ओह, ऐसा हो सकता है रिसीवर? हाँ बस ऐसा हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें पूरे जोश और उत्साह के साथ दुश्मनों पर से लड़ो। अगर तुम युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागे तो वहीं पर भस्म हो जाओगे। मैं वचन देता हूँ रिसीवर, मैं इस बात युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। और तब अभिष्ट ऋषि ने दायां हाथ उठाया। जय भवानी दुष्ट संहारिणी, कृपा कर और अगले ही पल यह अमृत पात्र, इस पात्र में भरा रस पीने के बाद तुम अपने सैनिकों को पिला दो। जो आज्ञा रिसीवर। अमृत रस पीते ही अमृत रस पीते मैं अपने शरीर के अंदर अपार शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। निश्चित ही अमृत रस अद्भुत है। और फिर सैनिक भी पान किया। और जब अभिष्ट ऋषि ने बाएं हाथ ऊपर उठाया, जय भवानी दुष्ट संहारिणी, कृपा कर, और अगले ही पल ओह आश्चर्य, मैं और मेरे सैनिक पलक झपकते अस्त्र शस्त्र और सवारी युक्त हो गए। अब जाओ राजन, लड़कर दुश्मन को अपना राज्य वापस लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और अभिष्ट ऋषि को प्रणाम कर मुट्ठी भर सैनिक के साथ त्रिभुवन सिंह उमंग भरा नरोत्तम नगर राज्य की ओर चल दिया। उधर नरोत्तम नगर की गुप्तचर राज्य में जयदेव को सूचना दी। महाराज राजा त्रिभुवन सिंह दक्षिण दिशा से अपने 100-125 सैनिकों के साथ नरोत्तम राज्य पर बड़ा चढ़ा रहा है। ओह, तो चीटी के भी पर निकले। आने दो उस मूर्ख त्रिभुवन को। इस बार हमारी सेना उसके गिने चुने सैनिकों को मसल कर रख देगी। जयदेव सिंह ने उसी समय सेनापति को बुलाकर आदेश दिया। सेनापति, सेना को दक्षिण दिशा में कूच करने का आदेश दो। जो आज्ञा महाराज। और नरोत्तम नगर राज्य की दक्षिण सीमा पर जयदेव सिंह त्रिभुवन सिंह की सेना में मुठभेड़ हो गई। अमर रस पिए हुए त्रिभुवन सिंह के चंद सैनिकों कहरबंद कर जयदेव की सेना पर टूट पड़े। मेरे बहादुर सैनिकों, दुश्मनों का सफाया कर दो। और त्रिभुवन सिंह के सैनिकों अमर रस पिए हुए थे, अतः युद्ध में उन लोगों का बाल भी बाका नहीं हुआ। अतः जयदेव की सेना गाजर मूली की तरह कट गई। और उधर त्रिभुवन सिंह ने चंद सैनिकों ने युद्ध में खरोच तक नहीं आई। अब हमारी सेना मौत के मुंह में जाती चली जा रही है। त्रिभुवन सिंह, उसके सैनिकों तो हमारी सेना पर यमदूत बनकर टूट पड़ रहे हैं। जयदेव सिंह परेशान सा खड़ा यह सोच रहा था कि अचानक त्रिभुवन सिंह उसके रथ के संग आगे आ गया। त्रिभुवन, तुम? हाँ जयदेव सिंह, मैं संभाल, मेरे लिए तैयार हो जा। और अगले ही पल कचाक, और जयदेव सिंह के मरते उसकी सेना रण क्षेत्र से भाग खड़ी हो। भागो, सीता मंगलपुर भागो,
अब नरोत्तम नगर हम सबकी खैर नहीं, भागो। और नरोत्तम नगर के निवासी पुन त्रिभुवन सिंह को अपने बीच पाकर हर्ष से झूम उठे। महाराज दुश्मनों को मारकर आपने वापस अपना राज्य वापस ले लिया। महाराज त्रिभुवन सिंह सांस और बल से ही दुश्मन को मात खा सका और महाराज त्रिभुवन सिंह अमर रहे। त्रिभुवन सिंह ने नरोत्तम सिंह को राज्य संभाल लिया, सिंहासन संभाल लिया। इस प्रकार एक माह व्यतीत होने के बाद बहुत दिन हो गए, हम वन में आकेट करने नहीं गए। हमें सिर्फ आकेट पर जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। बस मन में विचार लाने की देर थी, पर त्रिभुवन सिंह उसी दिन आकेट खेलने के लिए वन में चला गया। और जब वह जुगल जंगल में पहुंचा, वहां पर एक हिरण का पीछा दौड़ते दौड़ते वह उसका घोड़ा बुरी तरह थक गए। बहुत प्यास लगी है, गला सूख आया। घोड़ा रोक कर पहले नदी में पानी पी लेना चाहिए। यह सोच त्रिभुवन ने घोड़ा रोक दिया और पहले खुद पानी पिया, फिर घोड़े को पानी पिलाया। हिरण का पीछा करते करते इस बात का ध्यान नहीं रहा कि आए सैनिकों की टुकड़ी मेरा साथ छूट गया, वन में सैनिक मुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी एक नाव नदी के किनारे आकर लगी। नाव में एक अनुपम सुंदरी बैठी थी। त्रिभुवनपुर ने सुंदरिया देखकर ठगा सा रह गया। वह मंत्रमुग्ध सा बोला, सुंदरी तुम कौन हो? महाराज मैं नदी के राजा जलज की पुत्री जलपा हूँ। ओह, तो तुम जल सुंदरी हो? हाँ महाराज। तब त्रिभुवन सिंह लंबी लंबी भूमिका बांधे जलपा से कहा, राजकुमारी जलपा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। महाराज मुझसे विवाह करना बहुत कठिन है। वह कैसे राजकुमारी? महाराज मुझसे विवाह करने की शर्त बहुत कठोर है, विचित्र है। जो शर्त को पूरा करेगा वही मुझसे विवाह कर सकता है। तुम्हारी शर्त कौन सी है जलपा? महाराज लगता है आप मुझे अपनी रानी बनाने के लिए उत्सुक है। सो तो है राजकुमारी जलपा, तुम अपनी रानी बनाने के समय को मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। तो सुनिए महाराज, मेरी शर्त यह है कि मुझे एक ऐसी वस्तु लाकर भेंट करनी होगी जो अमूल्य अद्भुत हो, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। यह बड़ी कठिन शर्त है तुम्हारी। महाराज अपने सैनिकों के साथ साथ राज्य छीनने पर इस वन में रहे थे, तभी आपको जानती हूँ। आपके यह कार्य कठिन नहीं होना चाहिए महाराज। जिस लगन से तुमने दुश्मन से अपना खोया राज्य वापस ले लिया, उसी लगन से तुम मेरी शर्त भी आसानी से पूरा कर सकते, मुझसे विवाह कर सकते हो। जलपा तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम मुझे एक माह का समय दो। इस एक माह में तुम्हारी शर्त पूरी करके दिखाऊंगा और तुम्हें खूब धूमधाम से विवाह करूंगा। महाराज आपका दृढ़ निश्चय भरा उत्तर सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं आपको एक माह का समय देती हूँ। एक माह पश्चात शरद पूर्णिमा की रात मैं पुनः इसी स्थान पर मिलूंगी। और त्रिभुवन सिंह वहाँ से विदा हुआ गया। नाव कहती हुई नदी के बीच में धारा में पहुंची और ले चली। जलपा तो हम पर जादू सा कर गई है। सौंदर्य के मोहपाश में मुझे कस कर जकड़ लिया है और नाव एक लहरों में लोप हो गई। इस घटना के बाद त्रिभुवनपुर मन शिकार खेलने में नहीं लगा हुआ था। वह वापस अपने राज्य लौट आए। वह कौन सा अमूल्य वह अद्भुत वस्तु हो सकती है जिसे ले जाकर राजकुमारी जलपा को दूं, ताकि वह संतुष्ट होकर मुझसे विवाह कर सके। और अहोपेश में एक माह समाप्त होने में 5 दिन शेष रह गए। ओह, समय बीतने वाला है। तभी तक मैं आप जलपा के लिए अमूल्य वस्तु की खोज नहीं कर सका। क्या मैं जलपा के सामने झूठा सिद्ध हो जाऊंगा? क्या मैं उसके पिता की शर्त पूरी नहीं कर सकूंगा? तभी वहाँ प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया। राजा के पास आकर पूछा, महाराजन क्षमा करें, कुछ दिनों से आपको बुरी तरह परेशान देख रहा हूँ। आप किस विषय में लेकर परेशान हैं? प्रधानमंत्री जी, जब मैं आपको अपनी परेशानी के बारे में कैसे बताऊं?
मैं ठीक है महाराज, आप बेशक मुझे अपनी परेशानी के बारे में न बताइए। मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना महामंत्री जी? महाराज, आप बहुत दिनों से वन में आकेट खेलने नहीं गए, कृपा करके आप कुछ दिनों के लिए आकेट खेलने वन में चले जाइए। इसकी आपसे मन में थोड़ा बदलाव बदलाव भी मिलेगा और आपको खुले वातावरण में थोड़ी हवा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, हमें तुम्हारी प्रार्थना मंजूर है। मैं आकेट पर किसी लाव लश्कर के साथ लिए बिना अकेला ही जाऊंगा। ठीक है महाराज। तब तिरुपतिपुर अकेला ही आकेट के लिए निधि वन में पहुंचा। कितना सुंदर हिरण है, इसका आकेट करना चाहिए। और तिरुपतिपुर ने हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। कुछ दूर जाकर निशाना बांध तिरुपति ने तीर हिरण की ओर छोड़ा, लेकिन घायल होने के बाद भी हिरण में जाने बचाने के लिए गहन वन में जा छिपी। तिरुपतिन त्रिभुवन वन में हिरणी को ढूंढना लगता है। काफ़ी खोजबीन के पश्चात घायल हिरणी को एक पेड़ की ओट में हाफती नजर आई। वह रही घायल हिरणी। तभी रुकिए राजन, रुकिए। और तिरुपतिपुर पलट कर पीछे देखा। रुकिए राजन, कृपा आगे न बढ़िए। उड़न खटोला तिरुपतिपुर के पास रुका। राजन, किसी निर्दोष जीव को न सताओ। तुम्हारा इरादा किस ओर है मान्यवर? मेरा इशारा तुम्हारे बाण से घायल हिरणी की ओर है। राजन, कृपा उसे न मारो। लेकिन तुम कौन हो मान्यवर? तुम्हारा घायल हिरणी से क्या संबंध है? राजन, घायल हिरणी मेरी पुत्री सुंदरिका है। ओह, वह हिरणी तुम्हारी पुत्री है, लेकिन वह पशु और तुम मनुष्य। राजन, हिरणी के रूप में मेरी पुत्री सुंदरिका छद्म रूप में है। दरअसल हम लोग गंधर्व हैं। गंधर्व का राजा गंधर्वसेन हूँ। उड़न खटोले में बैठा अपनी पुत्री सुंदरिका के साथ आकाश मार्ग में गंधर्व लोक की ओर जा रहा था। तभी सुंदरिका ने पृथ्वी पर भ्रमण करने की जिद की। उसकी जिद को देखते हुए मैंने उड़न खटोला पृथ्वी पर उतार लिया। तब सुंदरिका हिरणी के रूप में वन में घूमने लगी और तुम्हारे बाण का शिकार घायल हो गई। अपनी पुत्री की दशा देखकर मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आया। मेरी पुत्री को मत मारिए राजन, आपके हाथ जोड़ता हूँ। राजा गंधर्वदेव, हम इस प्रकार हाथ जोड़कर शर्मिंदा न कीजिए। आप पृथ्वी पर हमारे अतिथि हैं। भला आपको अतिथि को कैसे कष्ट दे सकता हूँ? मुझसे अनजाने में जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ गंधर्वदेव। अब मैं आपकी पुत्री को कुछ नहीं करूँगा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद राजन। और गंधर्वदेव ने अपने मुकुट में जड़ी एक मणि निकालकर त्रिभुवन को देता हुआ बोला, राजन, इस मणि से मेरी ओर स्वीकार कीजिए। मोक्षदायिनी मणि है, इसे पास रखिएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर बेटी सुंदरिका, यहाँ आओ। और लड़खड़ाती हुई हिरणी बड़ी सुंदरिका त्रिभुवन और गंधर्व के सामने आ खड़ी हुई और भयभीत नजरों को त्रिभुवन को देखने लगी। घबराओ मत बेटी सुंदरिका, राजा त्रिभुवन सिंह अब तुम्हारे शत्रु नहीं, अब तुम मित्र हैं। और अगले ही पल सुंदरिका के वास्तविक रूप में आ गई। राजन, यही मेरी बेटी वास्तविक रूप। और पिता के कहने पर सुंदरिका त्रिभुवन को प्रणाम किया। तत्पश्चात लीजिए, अपना तीर वापस लीजिए। गंधर्वराज, यह तीर अब बहुमूल्य वस्तु के रूप में हमारे पास रहेगा। जब हम बहुमूल्य तीर से अब कभी शिकार नहीं करेंगे फिर। और उड़न खटोला से दृष्टि से ओंझल हो जाने के पश्चात त्रिभुवन सोच में पड़ गया। बहुत थक गया हूँ। सामने तालाब है, वहाँ पानी पीकर थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लूँ। और त्रिभुवन ने तालाब का पानी पीकर प्यास बुझाई और तत्पश्चात एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। और तभी उसे विश्राम करते कुछ समय बीता था। एक भयंकर गर्जना गड़गड़, यह कैसी आवाज़ है? लगता है भूचाल आ गया हो। और कुछ पल बाद चारों ओर धुआं का बादल फैल गए। ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा, ओह, यह तो बड़ा विकराल है, इससे सिर दीप अपना बचाव करना चाहिए।
और त्रिभुजन ने झटके से उठकर म्यान से तलवार निकाल बाहर खींची। राजन, तलवार म्यान में रख लो, तुम्हारी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझसे तुमसे तो मृत्यु मुझसे तो मृत्यु भी डरती है, तुम क्या डराओगे? क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन, यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, पर तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मर कर तुम मेरी तरह प्रेत बनकर भटकते फिरोगे। मैं भला प्रेत क्यों बनूंगा? मेरे पास तो मोक्षदायिनी मणि है। देखो यारी मोक्षदायिनी मणि, इसके होते हुए मैं कभी प्रेत नहीं बन सकता। मणि देखते ही प्रेत फूट फूट कर रोने लगा। वो, अरे मणि देखकर तुम रोने क्यों लगे? प्रेत किसी प्रकार खुद को चुप करा कर बोला। राजन, इसकी भी एक कहानी है, तुम्हें वह कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ प्रेत। सुनो राजन, मैं कई वर्ष पहले की बात है, मैं जोधपुर राज्य में लाखामल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह बहुत बड़ा कंजूस था। उसने शादी नहीं की थी। वह सोचता करता था कि शादी करके बच्चे होंगे, पत्नी भी खर्चा करवाएगी, इसलिए वह अपने शादी नहीं की। भगवान की मार ने उसे एक बार जोगापुर राज्य में भयंकर सूखा। जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, यही सोचकर राज्य के सभी व्यापारी अपने अपने गोदाम से प्रजा के लिए खोल दिया। लाखामल ने अपने अन्न को गोदामों में मोटे मोटे ताले लगा दिए। जोगामल तत्कालिक राजा जयंत सेन के पास लाखामल व्यवहारिक सूचना पहुंची। लाखामल की क्रूरता तो हद तक कंजूस है, लोग भूख से मर रहे हैं, उसने अन्न के गोदामों में ताले लगवा लिए। हमें इस बात से बदले सबक सिखाना चाहिए। उस दिन जैन सेन के सेवक लाखामल के पास पहुंचा। लाखामल, तुरंत ही महाराज ने आपको महल पर भोज पर बुलाया है। यह निमंत्रण लाखामल की खुशी से फुलाना समाया। अकाल की इस घड़ी में सभी राजसी भोग की दावत। राजा ने मुझे कुछ खूबी देखी होगी, तभी मुझे भोज कर बुलाया। अच्छा, आज मैं सुबह कुछ खाया भी नहीं, महल में जाकर भरपेट खाऊंगा। और फिर लाखामल खुशी खुशी अपनी पगड़ी पहनी और महल की ओर चल दिया। अब मज़ा आएगा, लोग मुझसे जलते हैं, वे जल भुनकर बिल्कुल राख हो जाएंगे। और महल के द्वार पर लाखामल का भव्य स्वागत हुआ। लाखामल जी, महल में आपका स्वागत है। और दासी ने महल के भव्य कक्ष में ले आई। उस कक्ष में आदर सहित बिठाया गया। कुछ देर बाद ही सेवक आया। श्रीमान लाखामल जी, आज भोज विशेष रूप से आपके लिए रखा गया है। भोज में आप महाराज ही उपस्थित रहेंगे। ओह, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और श्रीमान लाखामल जी, आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य करो। मैं तो यह कहूँगा कि मुझे महल के नियम कायदों से अवगत कराओ, कहीं महल और महाराज के अनजाने में कोई भूल ना हो जाए। श्रीमान जी, मैं आपको महल के नियम कायदे बताने जा रहा हूँ। भोजन पर केवल आप और महाराज रहेंगे। महाराज जो कुछ भी करे, आप चुपचाप देखते रहिए, किसी बात को भूल कर दखल न दें, और किसी भी सेवक को बीच में न टोकें। अगर आपने भूल भी दिखाई गई तो क्रोध न जाने महाराज खाने की प्रशंसा करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं भोज के समय ये सारी बातें याद रखूँगा। और सेवक लाखामल को भोजनालय कक्ष में ले गई और कक्ष के पास रसोइया था। ओह, कैसी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, लगता है सब व्यंजन देसी घी में बने हुए हैं। तभी राजा जसवंत सिंह कक्ष में प्रवेश किया। कहिए लाखामल जी, कैसे हो? महाराज, आपकी दया से के सारे दास जीवन गुजार रहा है, बसर हो रहा है। राजा जैन सेन ने सेवकों को आदेश दिया, खाना परोसा जाए। सबसे पहले सेवक ने स्वर्ण कटोरे में राजा के लिए जैन सेन के लिए खीर लाया।
और राजा चटकारे लेकर खीर खाने लगा। वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर है। राजा ने खीर खा ली। तब सेवक खाली कटोरा उठा कर ले गया। फिर सेवक ने लाखामल के सामने खीर का कटोरा रखा। ओ, अब मेरी खाने की बारी है। तो ठीक है, ठीक ही है, तो प्रजा राजा के बाद खाना चाहिए। और लाखामल खीर खाने के लिए चम्मच उठानी ही थी। अरे, सेवक कटोरा उठा रहा है। सेवक खीर के कटोरे को सामने से उठाकर ले गया। लाखामल देखता रह गया। फिर एक के बाद एक खाने की चीज़ें आती रही और हर बार इसी तरह होता रहा। लाखामल खाने को ले झुकता, सेवक उस वस्तु को सामने उसे उठा ले जाता। ओह, कहीं राजा के सेवक मूर्ख तो नहीं, बिना खाए खाना खाने की सामग्री उठा ले जा रहे हैं। और दूसरी ओर राजा जसवंत खाने की तारीफ करता जा रहा था। वाह, क्या लाजीज खाना है बना है लाखामल जी। जी महाराज, खाना वाकई लजीज है। लाखामल जी ने जबरदस्ती जैनसेन की आम में आम मिलाई और भरपेट खाना खाने के बाद राजा ने जैनसेन ने ढकार ली। राजा जी, तो पेट भर खा लिया, मैं भूखा का भिखा रह गया। न जाने किस घड़ी में राजा की दावत खाने आया था। फिर लाखामल ने बुझे मन से राजा जयसिंह से कहा, महाराज, आप मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। अरे, अभी से घर जाने की बात कर रहे थे हो लाखामल जी? हमने तुम्हारे लिए नृत्य संगीत का कार्यक्रम भी रखा है, चलो आनंद लेते हैं। लाखामल मजबूर था, राजा जयसेन को मना भी नहीं कर सकता था। मजबूरी में राजा जयसेन के साथ भूखे पेट नृत्य संगीत का कार्यक्रम में शामिल होना पड़ा। नृत्य संगीत के कार्यक्रम में तब तक चलता रहा जब तक भूखे मारे चूहे लाखामल के पेट में दौड़ने लग रहे थे। नृत्य संगीत का कार्यक्रम समाप्ति पर लाखामल घर जाने को तैयार हुआ। लाखामल जी, अब इतनी रात गए, आप जाओगे? आज यहीं महल में विश्राम करो, कल आराम से घर चले जाना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, लाखामल ने लाचारी में कहा। राजा जयसेन के आदेश पर अतिथि गृह में आलीशान कक्ष में ठहरा दिया गया। राजा जयसेन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लाखामल सारी रात मखमली गद्दे पर करवटें बदलता रहा। भूख के मारे उसकी रात नींद नहीं आई। सुबह होती ही राजा जयसेन के पास पहुंचा। कहो लाखामल जी, रात अच्छी गुजरी? महाराज, क्यों मेरे साथ मजाक करते हो? भला भूखे पेट रात को नींद कैसे गुजरती? सुनकर जयसेन ने कहा, लाखामल, जिस प्रकार तुम एक रात भूखे पेट नहीं रह सके, उसी प्रकार राज्य के लाखों भूखे नागरिक कैसे सो पाते होंगे? कभी इस बात का महसूस किया तुमने? महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? लाखामल, तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, एक अनजान बन रहे हो। राज्य में चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं। तुम अपने अन्न के गोदाम पर ताले लगा रखे हैं। यदि अब भी थोड़ी सी इंसानियत तुम्हारे अंदर बाकी है तो उन तालों को खोल दो। लाखामल, महाराज, यह कैसे हो सकता है? माल मेरा है, मैं लोगों को ऊपर व्यर्थ करके अपना माल क्यों लुटाऊं? लाखामल, यह हमारा आदेश है, तुम्हें अपने अन्न के गोदामों के ताले खोलने होंगे। महाराज, मैं आपको अपने वचन का पक्का हूँ, जान देकर भी गोदाम का ताला नहीं खोलूँगा। लाखामल, तुम्हारी इस जरूरत, हमसे जो मान लड़ाते हो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने कल तुम्हें भोजन पर भूखा रखा, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। महाराज, क्षमा करें, मैं बंद आंखें से अच्छा देख लेता हूँ। लाखामल, तुम्हारी आंखों इस तरह नहीं खुलेंगी। अब 4 दिन कारागार में बंद रहोगे तो सही और गलत का पता चलेगा। महाराज, आप मुझे भूखा रख कर तो देख लिया, अब कारागार में डालकर देख लीजिए। और तुरंत जयसेन ने तुरंत ताली बजाई। कोई है? तुरंत 2 सैनिक कक्ष में उपस्थित हुए। आज्ञा महाराज, इस कंजूस लाखामल को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और सैनिकों ने जयसेन के आदेश का तुरंत पालन किया और लाखामल को कारागार में बंद कर दिया। 4 दिन पश्चात जयसेन लाखामल से मिलने कारागार में पहुंचा। और लाखामल तो मरा पड़ा है। लाखामल वहाँ कंजूस निकला, चमड़ी गई पर अपनी दमड़ी देनी मंजूर नहीं हुई।
और त्रिभुवन सिंह की कहानी सुनाने के पश्चात प्रेत बोला, राजन जैनसेन, लाखामल के निर्जीव शरीर को गीदड़ और भेड़ियों का भोजनालय जंगल में फेंकवा दिया और अन्न के गोदामों पर लगे ताले खुलवा दिए। गोदाम में भरा अन्न राज्य की भूख प्यासे लोगों में बंटवा दिया। प्रेत, तुमने इन सब बातों का कैसे पता चला? तुम लाखामल से तुम्हारा क्या संबंध है? राजन, लाखामल से मेरा बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मैं ही लाखामल हूँ। क्या? हाँ राजन, कारागार में मरने के पश्चात मैं प्रेत बन गया और प्रेत योनि से छुटकारा पाने के लिए वन वन जंगल जंगल भटक रहा हूँ। ओह, तो यह बात है। राजन, आपको अपनी दुख भरी कथा इसलिए सुनाई कि दीन प्राणियों के लिए राजा माता पिता के समान होता है। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है लाखामल प्रेत? राजन, आपके पास मोक्ष यानी मणि है। यदि आप वह मणि मुझे दे दे तो ये मुझे प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। लाखामल प्रेत की बात सुनकर त्रिभुवन सिंह सोचने लगा, इस प्रेत को मणि की मुझसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता है। यह मणि मुझे इसे दे देनी चाहिए। यह सोचकर लाखामल के प्रेत को यह मणि के सारे तुम मोक्ष प्राप्त करो। और प्रेत स्थिरता से मोक्षदानी मणि ले ली। मैं मोक्षदानी मणि, मुझे मोक्ष दे और मेरा निस्तार कर। और अगले पल ओह, शरीर में कैसी शीतल आग लग गई है, आनंददायक लग रही है। और पल भर में प्रेत जलकर भस्म हो गया। मिल गई लाखामल की प्रेत को मोक्ष। तभी वायुमंडल में आवाज गुंजी, राजन, सचमुच आप धन्य हैं। मोक्ष दानी मणि मुझे देकर तड़पती आत्मा को शांति दी है। मैं जानता हूँ कि राजकुमारी जाल्पा ने तुमसे कोई अद्भुत वस्तु मांगी है। तुम मेरी भस्मांगनी को अपने साथ ले जाओ। मेरी भस्मी को पात्र में भस्मी के ऊपर मोक्ष दायनी मणि, लाल मणि रखकर राजकुमारी जल्पा मन से जो भी इच्छा करेगी तुरंत पूरी हो जाएगी। मेरी भस्मी तुम्हें मेरी ओर से अनमोल उपहार है राजन। वह लाखामल, तुमने मेरी सारी समस्या हल कर दी। और तब त्रिभुवन ने लाखामल की प्रेत की भस्मी इकट्ठी की और उसे मोक्षदानी मणि को रखकर पोटली में बांध दिया और प्रशंसा वापस नरोत्तम नगर की ओर चल दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि जल्पा से विवाह हो जाएगा। और शरद पूर्णिमा की रात त्रिभुवन सिंह लाखामल प्रेत की भस्मी के पात्र में मोक्षदायिनी लाल मणि को लेकर जुगलवन की नदी के तट पर पहुंचा। राजकुमारी जल्पा अभी तक नहीं आई। तभी वह आ रही है राजकुमारी जल्पा की नाव और सिद्धि तट पर आ गई। राजन, मेरे लिए अद्भुत वस्तु लाए? हाँ राजकुमारी जी। कहाँ है वह अद्भुत वस्तु? त्रिभुवन सिंह ने लाखामल प्रेत की भस्मी का पात्र लालमणि जल्पा को देते हुए कहा, राजकुमारी, ये अद्भुत अमूल्य और अद्भुत वस्तु, इन दोनों वस्तुओं की क्या विशेषता है राजन? तब त्रिभुवन ने भस्मी और मणि की विशेषता के बारे में जल्पा को विस्तार से बताया। सुनकर जल्पा भस्मी मणि को रख ली। कहा, मैं चाहती हूँ मेरे पिताजी महाराज इस समय मेरे पास आ जाए। कहने भर की देर थी राजा जलज उनके सामने थे। पिताजी महाराज, आप? हाँ बेटी, तुमने मुझे याद किया और माता सब काम छोड़कर मैं तुम्हारे पास आया। अब जल्पा प्रशंसा से चहकी और बोली, राजन, निश्चित ही तुम बहुत अद्भुत वस्तुएं लाए हो। तो क्या मैं तुम्हारी शर्त पर पूरी कर सका जल्पा? हाँ राजन। इतना कहकर जल्पा ने नजरें झुका ली। तब राजकुमारी जल्पा और त्रिभुवन सिंह का विवाह धूमधाम से हुआ और त्रिभुवन जल्पा के विवाह करके सुखपूर्ण नरोत्तम नगर में राजकाल संभालने लगा। समाप्त दोस्तों।